हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियोज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो यानी कि जो हमारी जो सीरीज चल रही थी प्रेजेंट के अंदर, वो चल रही थी MSN, यानी कि जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड ईयर थी वो चल रही थी। उसके अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि MI के बारे में, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस MI के बारे में पढ़ रहा था। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, निमोनिया के बारे में होगा। यानी कि जो आज का हमारा जो वीडियो चलेगा या जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, निमोनिया होगा। यानी कि इसके अंदर क्या क्या होंगे, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किस कारण से होता है, किन किन चीज़ों से निमोनिया ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको को बता देता हूँ कि जो फ्रेंड्स नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो की डेफिनेशंस वगैरह देखने से पहले एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसके अंदर यानी कि जैसे ही निमोनिया का शब्द आए तो निमोनिया के शब्द के अंदर क्या रखना, डबल पी। यानी कि निमोनिया के शब्द के अंदर निमोनिया डिजीज़ के बारे में पूछे तो सबसे पहले आप माइंड के अंदर या अपने दिमाग के अंदर क्या चीज़ लेके आनी है, डबल पी। डबल पी का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पी का मतलब होता है वो तो क्या होता है, निमोनिया। यानी कि फर्स्ट पी का मतलब होता है निमोनिया। और निमोनिया किसके अंदर होता है, जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा होती है उसके अंदर क्या होता है, यह डिजीज होती है। तो दूसरी पी का मतलब क्या होता है, पैरेन्काइमा। यानी कि जो पैरेन्काइमा लेयर होती है लंग्स की, उसके अंदर क्या होता है, यह डिजीज़ होती है या उससे वहाँ से क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या ना, जैसे ही निमोनिया शब्द है उसके अंदर डबल पी याद रखना। फर्स्ट पी का मतलब क्या होता है, निमोनिया। और जो निमोनिया कहाँ पर होता है वो क्या होता है, लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है। तो इसमें क्या होता है, दूसरी पी का मतलब क्या होता है, लंग्स की पैरेन्काइमा। ठीक है, यानी कि निमोनिया जैसे ही है तो आप डबल पी ज़रूर याद रख लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए, यानी कि इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निमोनिया होता क्या है, यानी कि निमोनिया क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इट इज़ ए क्लिनिकल कंडीशंस इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। यानी कि यह क्या होती है, एक क्लिनिकल कंडीशंस होती है। यानी कि इसके अंदर क्या बताया गया है, जो निमोनिया होता है ये क्या होता है, एक क्लिनिकल कंडीशंस होती है। और यहाँ क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यह एक क्लिनिकल कंडीशंस होती है किसकी, ऑफ द जिसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी कि जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, यानी जो पैरेन्काइमा लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। वो किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी बैक्टीरिया वायरस के कारण। अगर पैरेन्काइमा सेल पैरेन्काइमा लेयर के अंदर, यानी कि जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा लेयर होती है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, निमोनिया के नाम से जानते हैं। यानी कि उसे हम निमोनिया कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द निमोनिया। तो निमोनिया कौन कौन से क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या होता है, निमोनिया आर द क्लासिफाइड एज। यानी कि निमोनिया को क्लासिफाइड किया जाए किसके रूप में, एक फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो टू टाइप के रूप में जो निमोनिया होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप का निमोनिया होता है वो क्या होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। यानी कि जो फर्स्ट होता है वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और जो सेकंड होता है वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो इसके अंदर बताऊँ, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हम कोई भी इस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, यानी कि जैसे मान लो आप क्या रखते हैं, इस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और इसी कम्युनिटी के अंदर आप घूमते फिरते हैं। अगर इसी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई भी एक इस कम्युनिटी के अंदर रहते रहते आपको इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी वायरस बैक्टीरिया से, तो उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण करना। यानी कि हम अगर हम इसका मतलब क्या हुआ, हम इस कम्युनिटी से क्या करें, जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लामेशन है वो उसको क्या किए, एक्वायर्ड किया। तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हॉस्पिटल है, यानी कि एक छोटा सा अनुमान लगा लेते हैं, ये हॉस्पिटल है। अगर कोई भी पेशेंट क्या होता है इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और वो किस कारण से, कोई भी अदर डिजीज़ के कारण इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, अगर उस पेशेंट को अदर डिजीज़ के साथ साथ क्या हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है, तो वह कौन किस प्रकार का निमोनिया होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है। यानी कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नोजोकोमियल निमोनिया। यानी जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है उसको हम नोजोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं। इसको नोजोकोमियल निमोनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किया जाता है। यानी कि कोई भी पेशेंट अगर अदर डिजीज से रिलेटेड हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो वहाँ से इसको एक्वायर्ड किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं नोजोकोमियल निमोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि द कंसेंट ऑफ द निमोनिया सिम्टम्स आर मोर देन द 48 हावर्स। यानी कि जो इसके अंदर के जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, यानी कि इसके जो
सिम्टम्स आएंगे, यानी कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के सिम्टम्स आएंगे वो कब आएंगे? 48 आवर्स के बाद, यानी कि 48 आवर्स के बाद क्या दिखेंगे? जो निमोनिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, एक टाइप होता है एस्पायरेशन निमोनिया, यानी कि एस्पायरेशन यानी कि जो क्लासिफाइड किया गया था, जो फर्स्ट जो क्लासिफाइड था वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया था, जो सेकंड था हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया था। अब थर्ड आता है एस्पायरेशन निमोनिया, यानी कि एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है? इट इज़ ए रिजल्ट फ्रॉम एंट्री ऑफ द एंडोजिनस या फिर एक्सोजिनस सब्सटेंस, यानी कि एस्पायरेशन का मतलब क्या था? इनहालेशंस करना या फिर श्वास के, सीधी सिंपल भाषा में ये बता देता हूँ कि अगर हम किस श्वास के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर से या बाहर से हमारे अंदर चले जाते हैं या एयरवे के अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? पैरेन्काइमा के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, वहाँ से उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। यानी कि इसका जो एस्पायरेशन जो शब्द है, यानी कि इसका मतलब, एस्पायरेशन का मतलब सीधा इनहाल करना या श्वास लेने से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम एंट्री ऑफ द एंडोजिनस एक्सोजिनस, यानी कि एंडोजिनस मतलब क्या है? अंदर से, यानी कि अंदर की चीज़ें, एक्सोजिनस यानी बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस गया है या कोई सब्सटेंस गया है किसके अंदर? एयरवे के अंदर, तो वहाँ जाकर क्या करेगा? वो इन्फ्लामेशन करेगा या इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है निमोनिया इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, यानी कि जो निमोनिया इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एक अलग टाइप होता है, जैसे जो होस्ट होगा जो निमोनिया को, क्या होगा? इंडिविजुअल्स होगा। उसके बाद देख लेते हैं कोजिज, यानी कि जो निमोनिया डिजीज है या फिर जो भी पैरेन्काइमा के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है वो क्यों होता है और वह किस किस कारण से होता है, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। यानी कि इन्फ्लुएंजा इज़ द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ द निमोनिया, यानी जो इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया होता है या वायरस, यानी बैक्टीरिया होता है इन्फ्लुएंजा, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इनकी जो मेनली जो निमोनिया होता है, यानी कि जो मेनली जो निमोनिया डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है? मोस्ट कॉमन, यानी कि एक मोस्टली काज होता है किसका? निमोनिया का। उसके बाद जो अदर काजेज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, वायरस हो गए, इनके कारण भी क्या होते हैं? जो निमोनिया होता है वो अक्कर हो जाता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया वायरस के नाम दिए गए हैं इसके अंदर, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, हीमोफिल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या अदर बैसिलाई हो गया। ये सभी क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। उसके बाद देते हैं स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस फंगस न्यूमोनिया, यानी कि जो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और वायरस फंगाई, ये क्या होते हैं? इनके द्वारा भी निमोनिया होता है। उसके बाद एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस सब्सटेंस, वो मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था आपको क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी कि अगर हम एंडोजनस या एक्सोजिनस तरीके से कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, एयरवे के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऊपर बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कॉजेज पढ़ लिया, यानी कि किस कारण से होता है। उसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर, यानी कि जो निमोनिया होता है वो रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं या मेनली कौन सी एज के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, किस कारण से ज़्यादा होता है। सबसे पहले देख लेते हैं 65, यानी कि जो जो भी 65 ईयर्स ओल्ड एज होती है, यानी कि 65 ईयर की एज होती है, उसके अंदर जो निमोनिया होता है मेनली ज़्यादा देखा जाता है। या फिर जो माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स या भी जो भी चिल्ड्रंस या जो भी ओल्ड एज में जो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उनके अंदर भी निमोनिया के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या फिर इम्यून कॉम्प्रोमाइज होता है, उनके अंदर भी जो निमोनिया होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। एंड मल्टीपल मेडिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि जिनके अंदर मल्टीपल मेडिकल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? अगर मान लो किसी को अदर डिजीज़ है, अदर डिजीज़ का मतलब है यानी कि किसी की अगर इम्यून सिस्टम कम है तो उसके अंदर क्या होगा? निमोनिया होगा। या फिर अदर डिजीज, किसी को सीओपीडी की प्रॉब्लम है, मान लो किसी भी पेशेंट को अगर सीओपीडी की प्रॉब्लम है, अगर उसको सीओपीडी की प्रॉब्लम है तो उसका इम्यून सिस्टम कम है और होता चला जाता है, और इम्यून सिस्टम कम होने के कारण क्या होता है? उसको निमोनिया के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फ्लामेट एंड चिल्ड्रंस 2 ईयर ऑफ द एज, यानी कि जो इन्फ्लाम्ड एंड चिल्ड्रन, यानी 2 ईयर के जो इन्फ्लांट और जो चिल्ड्रंस होंगे उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं निमोनिया के। उसके बाद अगले, यानी कि कुछ रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, यानी कि 65 ईयर एज के अंदर ज़्यादा होता है, माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट के अंदर होता है, मेडिकल कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर इम्यून कॉम्प्रोमाइज, मेडिकल डिसऑर्डर, इन ये कुछ कारण होते हैं जिसके द्वारा जो निमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है या उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होती है कि निमोनिया होने की। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे।
ये देखिए कुछ कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर निमोनिया है या नहीं। यानी कि कुछ सिम्टम्स के आधार पर हम पता कर सकते हैं, जैसे साइन एंड सिम्टम, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स इज डिपेंडिंग ऑफ टाइप ऑफ द निमोनिया। यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ें बताई गई है, यानी कि जो निमोनिया डिजीज है उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि उसके टाइप्स कौन कौन से थे वो मैंने पहले बता दिया था, कम्युनिटी, हॉस्पिटल्स, एस्पायरेशंस वगैरह। यानी कि उनके टाइप्स के आधार पर डिपेंड करता है। एंड डिपेंड ऑफ द टाइप कॉजेशंस, यानी कि और किस पर डिपेंड करेगा, उसके कॉजेज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि उसके टाइप एंड उसके कॉजेज़ के ऊपर डिपेंड करेगा इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसमें मेनली कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेन साइन एंड सिम्टम ट्रेकिकार्डिया, यानी कि जो निमोनिया का पेशेंट होगा उसके अंदर ट्रेकिकार्डिया बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन होगा, यानी कि अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, अगर अच्छे से श्वसन क्रिया नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगा, चेस्ट पेन ज़रूर होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो निमोनिया का पेशेंट होता है उसके अंदर फीवर देखने को मिलता है। उसके बाद सडनली ऑनसेट ऑफ द चिल्स, यानी कि चिल्स का मतलब जैसे सिंपल भाषा में बता दो आपको, सर्दी लगना, फिर फीवर आना, ये चीज़ें क्या होता है सडनली तरीके से होने लग जाती हैं। एंड डिजिंग फीवर हो जाता है, यानी कि जो फीवर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चला जाता है, यानी कि 101 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होता है, जो निमोनिया का पेशेंट है उसके अंदर क्या जाता है, फीवर चला जाता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स थे जो निमोनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या होता है, निमोनिया का पेशेंट है। ठीक है, इसके अंदर डिस्पोनिया हो गया। डिस्पोनिया का मतलब क्या होता है, डिस्पोनिया का मतलब होता है कि जो श्वसन क्रिया प्रॉपरली तरीके से नहीं चलना है, उसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म के अंदर डिस्पोनिया कहते हैं। कफिंग होना है, यानी कि पेशेंट को कफ आने लग जाता है। एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ शॉर्टनेस होने लग जाती है। फटिग, यानी कि वह थकान महसूस होने लग जाती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लग जाता है। एंड सेंट्रल साइनोसिस, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर कभी कभी सेंट्रल साइनोसिस भी देखने को मिलते हैं। पुअर एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख कम लगना, यानी कि एपिटाइट का मतलब होता है भूख। इसमें क्या होता है, अगर निमोनिया के पेशेंट्स को क्या होता है, भूख भी कम लगती है, यानी कि भूख कम लगना। एंड देयर में भी ब्लड विद स्पूटम, यानी कि जैसे ही वह कफिंग करेगा, यानी कि जैसे ही वह कफिंग करेगा तो उसके अंदर ब्लड आएगा। उसके बाद देख लेते हैं डायग्नोसिस क्या होंगे, यानी कि अगर निमोनिया का पेशेंट आ जाता है तो निमोनिया के पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिंपल डायग्नोस किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से डायग्नोस किए जाएंगे। तो हम देख लेंगे जो निमोनिया के पेशेंट के जो डायग्नोस होंगे या फिर निमोनिया डिजीज़ के जो डायग्नोस होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहली चीज़ देख लेंगे, अगर किसी भी डिजीज़ होती है या फिर कोई भी डिजीज़ होती है किसी भी पेशेंट को, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्शन अवश्य लें। यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन से ये पता लग जाता है कि पहले उसको क्या डिजीज़ थी, अब क्या डिजीज़ है, पहले कोई अदर कारण तो नहीं थे। इस वजह से क्या होता है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन के बाद उसको फिजिकल एग्जामिन किया जाता है, यानी कि उसकी फिजिक्स देखी जाती है, उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, फिजिकल मूवमेंट को देखा जाता है कि उसका कौन कौन सा फिजिकल मूवमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन सा फिजिकल मूवमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद देख लें स्पुटम एग्जामिनेशन, यानी कि जो निमोनिया का पेशेंट होता है अगर निमोनिया सीवियर कंडीशन के अंदर चला जाता है तो स्पुटम के अंदर ब्लड आने लग जाता है, यानी कि जैसे ही वह कफिंग करेगा तो कफ के साथ ब्लड आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, स्पुटम का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं, यानी कि चेस्ट एक्सरे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अगर निमोनिया उसमें क्या होता है, जो लंग्स एयर यानी कि जो पैरेन्काइमल लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन के अंदर अगर कोई देखा जाता है कि कितना इन्फ्लामेशन है, कितना इन्फेक्शंस है, चेस्ट के अंदर कौन कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा इन्फ्लाम्ड है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं। उसके बाद ब्लड कल्चर किए जाते हैं, यानी कि ब्लड कल्चर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर उसके बाद उसके CBC RBC प्लेटलेट वगैरह नॉर्मल चीज़ें MCH वगैरह हर चीज़ उसके अंदर देख ली जाती है कि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कितना सीवियर इन्फेक्शन है। इसलिए क्या होता है, ब्लड कल्चर किया जाता है। ये हमारे क्या थे, जो निमोनिया के डायग्नोसिस थे। उसके बाद हम इसकी जो ट्रीटमेंट हो गया उसको अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।